हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहला चरण उदारवादी, जो 1885 से स्टार्ट हुआ 1905 तक चला, उनकी नीतियां देखी। उसके बाद हम देखेंगे आज इस वीडियो में कांग्रेस का उग्रवादी चरण, जो इसका टाइम पीरियड है 1905 से 1919। जानेंगे उदारवादी क्यों थे ये भाई, उग्रवादी क्यों थे, उदारवादी की शैली से जो नेता थे उनसे निराश थे, और उन्हीं से निराश होकर के इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की। फिर जानेंगे उदय के कारण कि ये उग्रवादी चरण का उदय क्यों हुआ, कारण क्या थे। उसके बाद जानेंगे उग्रवादी चरण की जो प्रमुख घटनाएं थी, जैसे बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। इन दो टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे उग्रवादी चरण के साथ। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये चीजें, और इसके साथ में ही हम देखेंगे इसके संबंधित उग्रवादी चरण से संबंधित मोस्ट PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ। ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे आने वाले पेपर के लिए। तो देखते हैं उग्रवादी चरण क्या है और ये उग्रवादी क्यों थे भाई। राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1919 का जो चरण है इसको उग्रवादी कहलाता है, क्योंकि इस चरण में क्या हुआ कि भारतीय ने, ये यहाँ के नेताओं ने सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया, जो सरकार की मुक्त आलोचना करने लगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और यहाँ पर कर न देने का आंदोलन चलाया गया, जैसे अमेरिकी क्रांति में चलाया गया था। ठीक है, अब जानते हैं इसके उदय के कारण, क्योंकि यदि आपको इसे ये मेंस में लिखना है तो आपको शॉर्ट डेफिनेशन ही वहां पर लिखनी होगी, लगभग 20 से 22 वर्ड में। आगे देखते हैं उदय के कारण। तो उदय के कारणों में हम देखें तो पहला भाई, जो उदारवादी की शैली थी, आवेदन निवेदन की नीति ना, और सरकार इनकी तो आवेदन निवेदन की नीति थी, लेकिन फिर भी सरकार प्रतिक्रियावादी कानून पे कानून लाए जा रहे थे। तो उदारवादियों की शैली से निराशा थी, जो जवान युवा लोग थे। उग्रवाद संवैधानिक राज के सही स्वरूप की पहचान होने लगी। क्यों भाई, इस टाइम पे जो आर्थिक शोषण की नीति थी, यह भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, उस टाइम पे 90 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। दक्षिण भारत में भी प्लेग फैल गया और अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, जिससे अकाल मृत्यु हुई। फिर आगे बात करते हैं सांप्रदायिक झगड़े, इन्होंने अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, से सांप्रदायिक झगड़े बढ़े और इससे भी जनधन की अपार क्षति हुई। आगे बात करें संवैधानिक आंदोलनों से भारतीयों का विश्वास उठ जाना। भाई जो भी उदारवादी कर रहे थे संवैधानिक आंदोलन के, हाँ हम क्रमिक संवैधानिक आंदोलन के पक्ष में है या सुधारों के पक्ष में है, उसको लेकर के अब इनका विश्वास उठ गया। क्यों कि अभी उसके बाद ये क्या करते हैं, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट ले आते हैं, यानी मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोलते हैं, और उसमें हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ने के लिए उनको आरक्षण दिया गया। उससे आगे बात करें तो इनके अभी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में इन वृद्धि हुई भारतीयों की। दूसरी तरफ बात करें तो शिक्षा का विकास, भाई किया तो अंग्रेजों ने था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीयों ने भी बहुत कुछ किया शिक्षा के क्षेत्र में। उससे प्रसार हुआ, लोगों में जागृति आई, लेकिन शिक्षा का स्तर तो बेहतर था, लेकिन बेरोजगारी यानी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई, जॉब नहीं मिल रही थी। आगे बात करते हैं 1899 में कोलकाता नगर निगम आया और इसके द्वारा सरकारी नियंत्रण को, नगर निगम पर नियंत्रण को कठोर बना दिया। कर्जन के समय की हम बात करें, कर्जन का समय यही था, बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ 1904 में। ये विश्वविद्यालय अधिनियम लाए और विश्वविद्यालयों पर भी शिकंजा कर दिया। आगे बात करें 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया और इसके माध्यम से प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया, आज़ादी की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसको कुचल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उस समय पे उग्रवाद को हवा दी, जैसे अंग्रेजों का ये जय है ये कभी पराजित नहीं होंगे, उसका भय भी टूट गया, क्योंकि 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया और 1905 में जापान ने रूस को हराया। इससे अंग्रेजों के अपराजय होने का भ्रम भी टूटा। तो ये हो गया आपके उदय के कारण। आगे बात करते हैं यहाँ के उग्रवादी चरण के नेताओं की जो प्रमुख गतिविधियां थी, जैसे भाई बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ये इस समय पे महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र निकाले और इसके माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया। 1893 में इन्होंने कुछ धार्मिक चीजें थी
उनका सहारा लिया लोगों को एकजुट करने में। तो 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव के माध्यम से मराठों को एकजुट करने का प्रयास किया। आगे बात करें 1896 में तिलक ने पूरे महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया और विदेशी वस्त्रों को जलाने का भी आह्वान किया। तिलक ने बोला कि कर न देने का आंदोलन मतलब जिनकी भी फसल नष्ट हो गई है वो अपनी माल गुजारी ना दें, इस तरीके से। 1898 में बात करें तो तिलक ने अपने केसरी पत्र में कुछ सरकार के खिलाफ लिख दिया, जिसके कारण 18 माह की सजा हुई और इसी घटना से इनको एक राष्ट्रीय नेता बना दिया और बाद में ये लोकमान्य कहलाए। बात करें लाला लाजपत राय की तो ये पंजाब के एक महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता, उदारवादियों की शैली से निराश होकर ये 1893 से 1900 के बीच कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग नहीं लिया था इन्होंने, उनकी शैली से निराश होकर पर। बंगाल के उग्रवादी नेताओं की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल थे, अश्वनी कुमार दत्त और अरविंदो घोष इस समय काफी सक्रिय थे। अरविंदो घोष की बात करें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। अपने ये एक लेख लिखते थे जिसका नाम है न्यू लैंड पारोल। डायरेक्ट पूछ लेते हैं यहाँ पे कि हाँ ये किसकी लेख है, किसकी पुस्तक। इसमें उदारवादी नीति की इन्होंने तीखी आलोचना की और निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार प्रस्तुत किया। तो यहाँ के जो आपको नेता ध्यान रखने हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखे तो आपको ध्यान रखना है लाल बाल पाल, लाल बाल ये हो गया और पाल, और एक बात करो तो एक रखो घोष को याद, यानी ये हो गया आपके, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल सा होगा विपिन चंद्र पाल और घोष सा हो गए अरविंदो घोष। ये चार महत्वपूर्ण नेता थे उग्रवादी चरण में। बाकी अश्वनी कुमार दत्त। आगे बात करते हैं बंगाल विभाजन की। भाई सबसे मजबूत जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे बंगाल में ही चल रहा था और उस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी ये आधा बंगाल इधर पश्चिमी और इधर असम का क्षेत्र को मिला करके पूर्वी बंगाल बना दिया। इधर की हम बात करें तो इधर मुस्लिम अधिक थे और हिंदुओं की संख्या कम थी, और इधर की हम बात करें पश्चिमी बंगाल में तो इधर हिंदुओं की संख्या अधिक थी और इधर मुस्लिम कम थे, और इनको इस तरीके से आपस में लड़ाने की भी कोशिश की। तो क्या नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। सरकार का तर्क क्या था, सरकार ने तर्क दिया कि ये जो विभाजन किया जा रहा वो प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन वास्तविक कारण क्या था, जो बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना और थी उभर रही थी और ये राष्ट्रवाद को उसको ही कुचलना था आगे, और उसी के ये फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखना ही उद्देश्य था इनका। विभाजन से संबंधित प्रमुख घटनाओं की बात करें तो सर्वप्रथम 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया। ये तिथि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और इस दिन लोगों ने रोष व्यक्त किया। तो यह आपको पता हो यहाँ घोषणा कब हुई, 19 जुलाई 1905 को। आगे बात करें तो ये कुछ पत्रिका थी जैसे बंगाली हितवादी और कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी पत्रिका, इनके माध्यम से भी बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। आगे बात करें 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया और इस दिन लोगों ने आराधना यानी चूरा लाना जलाना मनाया। गंगा में बात करें गंगा में स्नान किया और एक दूसरे के हाथ में राखियां बांधी, वंदे मातरम का गीत गाए। ये सारी एक्टिविटी वहां पर की गई विरोध जताने के लिए। तो ये एक दूसरे के हाथ में राखियां बांधी, ये किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर और रामचंद्र त्रिवेदी का नहीं ये सारी चीजें की थी। आगे बात करते हैं तो 7 अगस्त 1907 को दूसरी तरफ जो नेशनल मूवमेंट के प्रमुख नेता थे उन्होंने टाउन हॉल में विभाजन के विरोध में एक विशाल जनसभा हुई थी। यहाँ लोगों ने विरोध में स्वदेशी आंदोलन करने का निर्णय लिया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ स्वदेशी आंदोलन करने का निर्णय कब लिया गया, तो 7 अगस्त 1907 को लिया गया था। कहाँ, कोलकाता के टाउन हॉल में, जब वहां पे विशाल जनसभा हुई। आगे बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग कर्जन के बाद लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर वायसराय बन गया 1911 में।
उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इसी समय राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, उनके आगमन के लिए वायसराय हॉर्डिंग ने इसकी घोषणा की थी। तो ये हो गया आपका बंगाल विभाजन। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, यदि कॉन्सेप्चुअल है तब भी और फैक्चुअल है तब। आगे बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 भाई हुआ, तो उसी टाइम पर बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू। तो क्या क्या हुआ स्वदेशी आंदोलन में और क्या क्या अपनाया गया। तो यहाँ पर यदि स्पेशली क्वेश्चन पूछा तो स्वदेशी आंदोलन की 20 वर्ड में 20 से 30 वर्डों में डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उदय के कारण ये मैंने शॉर्ट में लिख दी है। और क्या क्या हुआ, क्या क्या सुधार किए, तो देखते हैं। उदय के कारण की बात करें तो बंगाल का विभाजन, सरकार और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। अभी पीछे देख रहे थे विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के माध्यम से तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चलना, इस तरीके से राजनीतिक जन जागरूकता इस टाइम पे बढ़ गई थी। विचारकों का योगदान इस समय था क्या, प्राचीन काल की जो भी मौर्य या गुप्त काल या प्राचीन संस्कृति को इन्होंने उभारने की कोशिश की। आज बात करें आर्थिक कारण के, उस टाइम पे प्लेग, बेरोजगारी, ये सब उदय के कारण। आगे बात करते हैं स्वदेश की अभिव्यक्ति। तो स्वदेशी आंदोलन को जब शुरू किया गया तो क्या क्या कार्य इन्होंने किए, तो यही स्वदेशी की अभिव्यक्ति है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए, तो पहले 1906 में, यहाँ से ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कुछ फैक्ट है यहाँ से। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई 1906 में। इसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंदो घोष थे। डायरेक्ट फिट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1906 में ही नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे बात करें डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी ने की। कार्य क्या था, शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे बात करें योगेश चंद्र ने भारतीय जो टेक्निकल शिक्षा में सहयोग देने के लिए जापान भेजने का निर्णय लिया भारतीय छात्रों को। ये शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे बात करते हैं साहित्य क्षेत्र में। तो इस दौरान साहित्य का भी काफी विकास हुआ 1905 से 8 के बीच में। प्रमुख साहित्यकारों में बात करें तो इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, रजनीकांत सेन, पी.एन. लाल आदि थे। इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा नामक उपन्यास लिखा था और इसी को बंगाल के राष्ट्रीय गीत की रचना भी की, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। क्या है, आमार सोनार बांग्ला। 1971 में उसको बांग्लादेश ने अपनाया था आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान से। आगे बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का। इस समय आनंद मठ बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि इसमें इसी से वंदे मातरम गीत लिया गया था। आंदोलन के दौरान बात करें दूसरे भी कई सारे लोकगीत इस समय लोकप्रिय, जैसे पल्ली गीत हो गया, जारी गीत, ठाकुर मार झोली। आगे बात करते हैं साहित्य की। तो सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ सकता है। कला के क्षेत्र में बात करें तो भाई यहाँ के विद्वानों ने क्या किया, भारतीय कला जैसे अजंता, एलोरा और गुप्त काल का महिमा मंडन किया। क्या वहाँ उस समय पे ऐसा ऐसा होता था। बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, अरविंदो घोष ने की थी। इसकी प्रथम छात्रवृत्ति किसे, नंदलाल घोष को दी गई थी। चित्रकला के क्षेत्र में हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नव्य कला आंदोलन या नवीन आयाम स्थापित किया था। उद्योग क्षेत्र में बात करें तो पीसी राय थे, जो पीसी राय ने बंगाल केमिकल कंपनी की स्थापना की। और उस बंगाल केमिकल कंपनी की स्थापना के साथ ही कुछ घरेलू छोटे उद्योग जैसे कपड़ा का साबुन, माचिस, ये सभी स्थापित होने लगे थे। और साथ ही स्वदेशी बैंकों की स्थापना भी की जा रही है। आगे बात करें दक्षिण में तो वी.आर. चिदम्बरम पिल्ले ने कहाँ, तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। और ये ऐसी कंपनी थी जो ब्रिटेन के जहाज बनाने वाली कंपनियों को टक्कर देती थी। राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करें तो राजनीति में स्वराज और स्वशासन की मांग की गई। कैसे भाई, पहले वो बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1905 में, ठीक, तो यहाँ पे स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अध्यक्षता किसने की थी इसकी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आगे 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किसकी अध्यक्षता में, दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में। यहाँ पे हम बात करें तो उग्रवादी जो नेता थे
उग्रवादी नेता लाल बाल पालिया ने उन्हीं को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, तो दादा भाई जो नेहरू थे उदारवादी चरण के, इनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन हाँ, उग्रवादी चरण के नेता 4 प्रस्ताव पास कराने में कामयाब हो गए थे कोलकाता अधिवेशन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ, कि ये आपको चारों पता होने चाहिए। 4 कौन से प्रस्ताव थे? बहिष्कार हो गया, स्वदेशी हो गया, स्वशासन हो गया और राष्ट्रीय शिक्षा हो गया। आगे बात करें राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवी संगठन और समितियों का भी इस समय गठन किया गया और स्वदेशी विचारों का प्रचार किया गया। पंचायतों द्वारा बात करें तो विवादों को आपसी सुलह द्वारा निपटाने पर बल दिया गया ताकि अंग्रेजी कचहरियों का विकल्प तैयार किया जाए। कौन कौन सी समिति थी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो जैसे 12 साल में अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। ठीक, ये न्यायिक कार्य किए जाते थे यहाँ पर। आगे बात करें वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रम शिवा, इन्होंने तमिलनाडु में स्वदेशी संगम की स्थापना की। तो पूछ सकता है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की या स्वदेशी संगम का गठन किन किन में शामिल कौन कौन थे। स्वदेशी आंदोलन का बंगाल के बाहर भी प्रसार हुआ। वैसे तो उदारवादी नहीं चाहते थे कि हाँ बंगाल से बाहर उसका प्रचार प्रसार हो, लेकिन उग्रवादी चरण के नेता तो चाहते थे कि पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हो, और उग्रवादी चरण के नेताओं ने ही इसको जैसे फैलाया। जैसे महाराष्ट्र में नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया स्वदेशी आंदोलन को, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया, कृष्ण राव और हरि सर्वोत्तम राव इन्होंने आंध्र प्रदेश में किया, चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रम शिवा इन्होंने मद्रास में किया। और एक हम बात करें पंजाब क्षेत्र में, पंजाब में कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक, ये पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार। अब देखो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, लेकिन जो मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है ये कॉन्सेप्ट बना करके यदि पूछे प्री में भी, तो ये है स्वदेशी आंदोलन को के सकारात्मक पक्ष आपको पता होना चाहिए और नकारात्मक पक्ष भी इसको पता होना चाहिए। जैसे सकारात्मक पक्ष क्या थे भाई स्वदेशी आंदोलन का? तो पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इन्होंने किया, विशेषकर सूती कपड़े का जो बहिष्कार किया है वो काफी सफल भी रहा। आगे बात करते हैं तो इस आंदोलन ने जो लिवरपूल का नमक था, मानचेस्टर का कपड़ा था, उसका जब बहिष्कार किया गया तो इस कारण से वस्त्रों की बिक्री में भी 5 से 15 गुना गिरावट दर्ज की गई। आगे बात करें आंदोलन में वर्गीय भागीदारी पहले से, जैसे बंगाल विभाजन में या उससे पहले कोई इतनी जो बुर्जुआ वर्ग थे, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनियर, वही शामिल होते थे। लेकिन स्वदेशी आंदोलन में बात करें छात्र हो गए, महिला, मजदूर, इन्होंने भी व्यापक रूप से भाग लिया। मजदूरों के नेता थे एक अश्वनी बैनर्जी, इन्होंने स्थापना की थी इंडियन मिल हैंड यूनियन की 1906 में। ये काफ़ी सक्रिय रहे इस टाइम पे। महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई, इन्होंने भी चार दीवारी से निकलकर और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुलूस या सभा या विरोध प्रदर्शनों में भाग ली। तो ये हो गया आपका सकारात्मक बात। यही भाई इतना ही लिख दो, अब मेंस में पूरे फुल नंबर मिलेंगे आपको। आगे बात करते हैं नकारात्मक पक्ष की। तो पहले जैसे किसानों की जो पहले की बात हो तो किसानों की भागीदारी आंदोलन में नहीं रही, लेकिन यहाँ पर बात करें तो अश्वनी दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति के माध्यम से किसानों को लामबंद करने में ये काफी सफल भी रहे थे, लेकिन इतनी भागीदारी नहीं रही थी आंदोलन में। पहला हो गया किसान, दूसरा हो गया मुसलमानों की भागीदारी नहीं। क्यों भाई? अंग्रेजों ने मुस्लिम आकांक्षाओं को उभारा और मुस्लिम लीग की स्थापना में बल दिया। मुस्लिम लीग की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? अंग्रेजों ने सहयोग दिया था तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ, किसके द्वारा? ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा हुई। 1906 में इसके अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुश्ताक हुसैन, और बाद में आगा खां को 1908 में इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया। यदि यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पूछा जा सकता है। आंदोलन के दौरान कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव, ये सब मनाए। दूसरा, प्राचीन जो संस्कृति थी अजंता एलोरा, इनको जरूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके दिखाया, तो इस वजह से इस्तेमाल किया, जिससे ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। आगे बात करते हैं तो नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो जाता है, जिससे सूरत में विभाजन हो जाता है, नरमपंथी और गर्मपंथियों का, उदारवादी और उग्रवादी। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति। सरकार ने बात करें
तो आंदोलन को कुचलने में ये तो पहले से ही तत्पर रहते थे। जैसा आपने युद्धों में देखो तो दमन का सहारा लिया। तिलक उस टाइम पे एक महान नेता बन चुके थे, तो इनको 6 वर्ष की सजा हुई। इसलिए इन्होंने अपने लेख में अंग्रेजों की तीखी आलोचना की, इसलिए तिलक को 6 साल की जेल हुई और इन्हें मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। बाद में बात करें, बंगाल के कई नेता थे जैसे अश्वनी कुमार दास, कृष्ण कुमार मित्र, ये गिरफ्तार कर लिए गए। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग क्या सांप्रदायिक के कारण खुद को इन्होंने राजनीति से अलग कर लिया। आगे बिपिन चंद्रपाल की बात करें तो ये भी उस समय निष्क्रिय हो गए। और अरविंदो घोष ने पांडिचेरी में 1907 में राजनीति से संन्यास ले लिया अलीपुर केस में फंसने के कारण। पंजाब में बात करें, लाला लाजपत राय थे और अजीत सिंह थे, इनको अंग्रेजों ने देश निकाला की सजा सुनाई और इसी के साथ में आंदोलन समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन, जैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह सही है, पूछ रहा है। पहला है वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। बी वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। सी वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे। और डी वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। क्या होगा इसमें? भाई हम बात करें लाल बाल पाल, ये लाल बाल पाल और घोष, ये 4 नेता हैं, आप इनको ध्यान रखो। इन 4 से ही आपको क्वेश्चन एलिमिनेट कर लोगे। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष। तो इसका मतलब है बिपिन चंद्रपाल के बारे में बात कर रहा है, तो पाल यहाँ पे है, इसका मतलब है ये गरम दल के नेता थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंदो घोष और डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा इसमें? भाई महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव के माध्यम से मराठा लोगों को एकजुट करने की कोशिश की थी। तो 1893 में बात करें, इन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। दूसरा, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। और तीसरा, 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया। और बोला कौन सा ये सही है? केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, 3 1 2 3। क्या होगा इसका आंसर? भाई ये तो सही बात है कि मराठी में इन्होंने केसरी पत्र निकाला, ठीक है। और एक था मराठा पत्र भी निकाला, लेकिन ये अंग्रेजी में था, ठीक है। तो सही है, उन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव मनाए, तो ये भी ठीक है। 1896-97 में अभी पीछे हमने देखा था वो करना देने का आंदोलन चलाया, तो ये भी सही है। इसका ये मतलब आंसर क्या होगा इसका? डी। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? भाई अभी देखा, जॉर्ज पंचम के आगमन पे जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था और राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। तो आंसर हो जाएगा 1911 में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं था भाई। दूसरा, कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। और बोला उपयोग कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसका आंसर? भाई सूरत अधिवेशन के बाद किसी को ना तो गरम पंथियों को फायदा हो, नरम पंथियों को फायदा हो, तो इसका मतलब है नहीं होगा ये। दूसरा, कांग्रेस ब्रिटिश सरकार ने गरम पंथियों को नहीं, नरम पंथियों को इंडियन काउंसिल एक्ट या पार्लियामेंट सुधार के माध्यम से इनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। तो इसका मतलब है ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर? न तो 1 और न ही 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सूरत विभाजन के संबंध में। तो पहला है, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में नरम और गरम पंथियों के बीच मतभेद प्रकट हो गया।
दूसरा, नरमपंथी परिषदों के बहिष्कार के पूर्ण विरोध में थे। और तीसरा है 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो भाई गोखले की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत विभाजन 1907 था ना। सूरत विभाजन के बारे में बात करें, सिक्स का क्या होगा फिर भाई, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ठीक है, हाँ, गोखले की अध्यक्षता में, ये भी सही है। और नरमपंथी परिषदों के बहिष्कार के पूर्ण विरोध में थे, ये भी सही, यानी सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रवाद के चरमपंथी वर्ग के संदर्भ में, चरमपंथी यानी उग्रवाद, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक हिंदू प्रतीकों से प्रभावित था। दूसरा, जनता की क्षमता पर इसका अटूट विश्वास था। भाई सांस्कृतिक विरासत जैसे बाल गंगाधर तिलक, गणेश, शिवाजी, हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया लोगों को एकजुट करने के लिए। कुछ विद्वान जिन्होंने भारतीय प्राचीन संस्कृति का, अजंता एलोरा, इनका गुप्त काल महिमा मंडन किया, तो ये इसलिए सही है। जनता की क्षमता पर उग्रवादियों को पूरा अटूट विश्वास था, ये भी ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। भाई स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहा है, अभी हमने पीछे देखा, तो यानी सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी 1906 की गई थी ना, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, सही है। इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था, जो बांग्लादेश का बाद में राष्ट्रीय गीत बना, तो ये भी ठीक था, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। दूसरा, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। और तीसरा, कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे। अब ये देखो, एलिमिनेट करना हो तो आपको कैसे करोगे, ये बोला नरमपंथी कार्यकर्ता नहीं, गर्मपंथी या उग्रवादी चरण के जो नेता थे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा तीसरा। अब यदि हम 3 को एलिमिनेट करें तो यहाँ से ये कट हो गया, ये यहाँ से ये कट हो गया, और यहाँ से ये, और ये ऑप्शन गलत बना हुआ, यहाँ पे केवल 2 है। इस अधिवेशन बंगाल कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। हाँ सही, तो 2 इज राइट। रास बिहारी बोस ने की थी अध्यक्षता, नहीं। 5 में किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यानी ये भी गलत हो गए, यानी 1 और 3 गलत है और 2 सही है, यानी यहाँ पे 2 कर लीजिए, यानी सी, केवल 2 राइट। ये हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। अगले हफ्ते आपका पूरा हिस्ट्री यानी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गया, मॉडर्न मीडियल सब कंप्लीट हो गया। थैंक यू।